पूछ लें। थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जब आप वो नाउन केस पढ़ रहे होंगे तो ये भी पेपर में वो पूछ सकता है कि अगर कोई नाउन जो है वो जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहूँ जॉन थ्रोज अ स्टोन एट द डॉग। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक वर्ड है जॉन। ये है तो नाउन ना, लेकिन ये एक पार्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये जॉन जो है वो इस जुमले के अंदर एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई जुमले के अंदर नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो ये होती है नाउन की नॉमिनेटिव केस। इसी तरह अगर कोई जुमले के अंदर नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, जैसे इस जुमले के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, पत्थर फेंकने का किस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, डॉग। अब ये भी हमारे पास एक नाउन है, लेकिन ये जुमले के अंदर जो है एज एन ऑब्जेक्ट आया है। तो अगर कोई नाउन जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो उसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव, या इसे आप कहने चलें ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह अगर कोई नाउन जुमले के अंदर पोजेशन शो करे, जैसे कल भी आपको बताया था, मैं कहूं इट इज अलीज हाउस, ये अली का घर है। अब यहां पे देखें, अली जो है ये हमने वर्ड यूज किया, ये बेसिकली एक तो है तो नाउन ही ना, पार्टिकुलर नाउन है, बाद में हम देखेंगे। अब नाउन की यहां पे हमने उसके साथ एक पोजेशन लगा दी है, तो ऐसा नाउन जो कोई पोजेशन शो करता है उसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। ये नाउन की कौन सी केस है, ये नाउन की पोजेसिव केस है। तो कितनी हमने पढ़ ली, अगर कोई नाउन जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर आए तो वो क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव। अगर कोई पोजेशन शो कर रहा हो तो वो क्या होता है, पोजेसिव। इसी तरह एक और केस होती है जिसे हम कहते हैं एपोजिट। एपोजिट केस ये क्या होती है, ये बेसिकली होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन। अगर जुमले के अंदर कोई नाउन हम सब्जेक्ट के तौर पर लिखें और बाद में उसको एक्सप्लेन करें फर्दर, तो वो जो एक्सप्लेनेटरी वर्ड हैं वो बेसिकली नाउन की एपोजिट जो है वो केस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैं कहूं इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज ए लार्ज सिटी, फुल स्टॉप। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर बताएं केसेस कौन कौन से हैं, नॉमिनेटिव केस कौन सा है, इसके अंदर एक्यूजेटिव कौन सा है, तो पहले तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कोई नॉमिनेटिव केस है। क्या हो गया आप लोगों को यार, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, इस्लामाबाद, ये एक नाउन है कि नहीं है? बेटा आप पर्सनल को छोड़ो, प्रॉपर को छोड़ो, है तो नाउन ना। हम केसेस देख रहे हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाहे वो मटेरियल नाउन है, चाहे वो कलेक्टिव नाउन है। अगर कोई नाउन जो है वो जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर इस्लामाबाद, क्योंकि देखें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ गया है तो उसको केस के लिहाज से हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव। अच्छा मुझे बताएं, इस जुमले के अंदर क्या कोई एक्यूजेटिव केस आपको नजर आ रहा है, ऐसा कोई नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हो आफ्टर वर्ब, सिटी, वो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आए वर्ब के बाद, तो ये भी एक नाउन है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक्यूजेटिव इन नेचर है, ये एक्यूजेटिव केस है। अब ये जो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ये इसके अंदर कैपिटल भी और पाकिस्तान भी, अब ये भी नाउन है। ये कौन सा नाउन है, इसे हम कहते हैं एपोजिट। वो वर्ड्स जो बेसिकली किसी नाउन को एक्सप्लेन करके लिखे, याद नहीं है एपोजिट फ्रेज। तो ये पूरी द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फ्रेज कौन सी है तो आप कहेंगे ये एपोजिट फ्रेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाउन की केस कौन सी है तो आप कहेंगे ये एपोजिट केस है। तो ये आपको बहुत ही आसान है समझना
कि नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के तौर पर आता है, एक्विजिटिव केस जो ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, पोजेसिव केस जो किसी नाउन की पोजेशन शो करता है, और एपोजिट केस जो बेसिकली किसी नाउन की सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये केसेस से रिलेटेड चीज़ें लिखी होंगी, जो आज मटेरियल भेजूंगा वो आपने पढ़ लेनी, आपको समझ आ जाएगी। चलें कर दूँ इसको इरेज। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हमें काम करना होगा। अब से जो है वो मेरी 3 days a week क्लासेस होंगी। ऑल राइट, प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा लफ्ज जो किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ में हम जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह पर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जो नाउन के लिए है, प्रोनाउन वहां से ही हमें पता चल रहा है। अब अगर आप इसकी काइंड देखें या इससे पहले देखें, एक हमारे पास होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये आप चाहे इसे काइंड्स में लिख लें। पर्सनल प्रोनाउन में कौन से हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये जो प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और ये वो पेपर में पूछ सकता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको ये वाली शक्लें पता चल गई कि इनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके अंदर ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। अब ये देखें कि अगर जुमले के अंदर मैं कोई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करता हूं तो उसके लिए प्रोनाउन में क्या यूज कर सकता हूं? आई। और जब हमने पीछे पढ़ा भी था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी, मैंने आपको वो प्रोनाउन की केसेस, सब्जेक्टिव केस, इसकी पोजेसिव केस, इसकी ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको पता है। जैसे आई, माई, मी, वो है तो सारी फर्स्ट पर्सन से ही रिलेटेड ना, सिंगुलर। इसी तरह ये हमारे पास प्लूरल है। अब ये जब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करेंगे तो उसके लिए हमने प्रोनाउन वही यूज करना है, उसी की पोजेसिव केस यूज करनी है, उसी की ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी हमने सीखा। इसी तरह अगर हम किसी सेकंड जो पर्सन का जिक्र करेंगे तो उसके लिए हमने यू यूज करना है हमेशा। थर्ड पर्सन के लिए हमने ही, शी, इट, दे जो है वो ये यूज करना है। अब इनका लेट्स से कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल का जिक्र करेंगे तो उसके साथ हमेशा जो है वो प्रोनाउन ही आएगा या उसकी कोई भी ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस आएगी। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर शी का जिक्र करेंगे तो उसके लिए प्रोनाउन हमने शी ही यूज करना है, उसकी केसेस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल दे यूज करेंगे तो उसके भी हमने हमेशा वही केसेस इस्तेमाल करनी। लेकिन इसके अंदर जो एक एम्बिगुइटी क्रिएट होती है वो होती है इट, कि इट कहां कहां आ सकता है। देखिएगा, मैं कहूं अहमद इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इट इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये जो आपके पास सेंटेंसेस लिखे हैं इसके अंदर बज़ाहिर आपको क्या गलती नजर आ रही है? क्यों? क्योंकि ये हमने इट जो प्रोनाउन यूज किया है ये हमने किसके लिए यूज किया है? अहमद के लिए। अब अहमद क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो जो प्रोनाउन यूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ही। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहां पर आयशा और आगे भी मैं लिख दूं इट, तो ये भी गलत हो गया ना। तो आयशा के लिए तो फिर हम शी ही यूज कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड पर्सन प्लूरल यूज करूंगा तो दे आएगा। तो जो बाकी सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं उनका यूजेज इज वेरी क्लियर कि मेल के साथ मेल सिंगुलर कब आएगा, फीमेल के साथ जो है वो सिंगुलर कब आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। लेकिन जो इट का यूज है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कहां कहां जुमले के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, अब हम ये सीखते हैं। सबसे पहले नंबर पर with things
विदाउट लाइफ। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की जगह पर लिखा जाएगा। अब उसका जब हमने प्रोनाउन लिखना है तो अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे आई, प्लूरल है तो लिखेंगे वी, सब्जेक्ट के तौर पर सेकंड पर्सन है तो यू लिख देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है तो ही लिख देंगे, फीमेल है तो शी लिख देंगे, प्लूरल है तो दे लिख देंगे। लेकिन एक ऐसी चीज जिसकी लाइफ नहीं, मतलब जो बेजान चीजें हैं और वो सिंगुलर है, उसके लिए जब हमने जुमले के अंदर प्रोनाउन यूज करना है तो वो हम जो है वो इट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं हियर इज योर बुक, टेक इट अवे, ये लो तुम्हारी किताब, ले जाओ इसको। अब यहां पे ये जो हमने इट यूज किया है, ये हमने किसके लिए यूज किया है, किसको लेके जाना है, बुक के लिए। अब बुक क्या है, एक विदाउट लाइफ एंटिटी है, बेजान चीज है। तो अगर कोई हम जुमले के अंदर नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें, कोई नाउन यूज करें, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन हम लिख सकते हैं वो कौन सा लिख सकते हैं, समझ आ गई। दूसरे नंबर पर चलते हैं। सर कंट्री के लिए मैंने देखा कई बार शी यूज। जी जी, वो अब मैं आगे चलेंगे तो आपको बताता हूँ। बेसिकली ये ऐसे होता है कि ये आता इट के अंदर है, लेकिन जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन फीलिंग्स देना चाहते हैं तो उसके साथ हम हिज या हर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रीज़ के लिए कहते हैं अमूमन जो है वो आप शी यूज़ कर लें, लेकिन इट भी इस्तेमाल होता है, शी भी ठीक है। दूसरे नंबर पे with animals, unless we do not want to talk about their gender। अगर हम जुमले के अंदर किसी जानवर का जिक्र करें और हम उस सेंटेंस में उस जानवर का जो जेंडर है वो हम रिवील नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी फिर जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम इट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके लिए ही यूज कर दें तो जेंडर तो पता चल गया। सर वो एक डॉक्टर है कार्डियोलॉजी के ना, उन्होंने सर कुत्ते के लिए ही लगा रखे हैं। तो बेटा लगता है ना, कैसे बेटा अगर उसका आप अगर मेल डॉग की बात कर रहे हो तो ही, अगर फीमेल डॉक्टर जो डॉग है उसकी बात कर रहे हो तो शी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ इनके साथ देखो, अब जिनका जेंडर क्लियर है या वो मेल है या फीमेल है, उनके साथ तो आप ही और शी लगाएंगे। ये है उस सूरत में आप इट लगा सकते हैं। के साथ ही शी हो सकते, तो वो क्या वो जेंडर नहीं है, वो मेल फीमेल नहीं होते, होते हैं ना बेटा। तो ये तो बेसिकली ही शी मेल फीमेल जेंडर है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। इट यहाँ पर हमने नहीं बेटा ये लिखा है कि उस कंडीशन में कि जब हम कहें कि उस सेंटेंस के अंदर, उस स्पेसिफिक सेंटेंस में हम उस जानवर का जेंडर रिवील नहीं करना चाहते। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं तो फिर आपको देखिएगा। मैं कहूं, चलो यही एग्जांपल कर लेते हैं। आई लव माई डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, फुल स्टॉप। अब यहां पे हमने इट प्रोनाउन जो है ये यूज किया है। ये हमने किसके लिए यूज किया, किसके बगैर नहीं रह सकता मैं, जानवर, जो हमारा यहां पर डॉग है। अब ये पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, नहीं पता चल रहा ना। अगर मैं ये कहूं आई लव माई डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम, अब पता चलेगा कि नहीं इसका जेंडर क्या है। अगर मैं कहूं कि कैन नॉट लिव विदाउट हर, अब पता चलेगा कि नहीं इसका जेंडर क्या है। तो इफ इन अ सेंटेंस आई डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस जेंडर ऑफ द एनिमल, तो आई वुड यूज प्रोनाउन इट फॉर द एनिमल। अदरवाइज जो उसका जेंडर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इट यूज करेंगे। इससे फिर वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ये बेहतर एक तरीका है लिखने का, आपने जरूर उसके लिए जो है वो जेंडर भी। तीसरी चीज आ जाती है आगे। सही तो ये लगता है ना, ये हाँ बिल्कुल, आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मली यही यूज होता है। अच्छा जी, इसी तरह विद यंग बेबीज जी, unless you want to
एक्सप्रेस देयर जेंडर। अगर किसी याद रखे बड़े बच्चे का नहीं, जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप जुमले के अंदर किसी छोटे बच्चे का जिक्र करें और उसका आप जेंडर रिवील नहीं करना चाहते कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उसके लिए भी जो प्रोनाउन जो है वो आप इट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, द बेबी इज क्राइंग, फुल स्टॉप, इट विल नॉट स्टॉप until its mother picks it up। अब यहां पे देखें, हमने एक यंग बेबी का जिक्र किया। अब उसके लिए जितने भी हमने प्रोनाउन यूज किए हैं वो सारे इट की सेंस में यूज किए हैं। ये वाला और यहां पर। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है? हमें नहीं पता चल रहा। तो इफ इन अ सेंटेंस वी डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस जेंडर ऑफ द बेबी, वी डू नॉट वांट टू रिवील द जेंडर, तो उसके लिए प्रोनाउन जो है वो इट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं द बेबी इज क्राइंग, ही विल नॉट स्टॉप, अब बाकी तो फिर उसके मुताबिक चेंज करेंगे। अब जब मैंने ही लिख दिया तो फिर क्या पता चल गया, इसका जेंडर रिवील हो गया ना। अगर शी लिखूंगा तो फिर जेंडर रिवील हो जाएगा। तो इट जो है विद यंग बेबीज भी इस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, फिर जाहिर है तभी यूज करेंगे। अगर जेंडर का पता है तो फिर आप जो है वो से ही और शी जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा है फॉर द स्टेटमेंट towards which it refers to। अब देखें, ऊपर हमारे पास प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन भी इसका मतलब एक ही लफ्ज होगा। तो एक लफ्ज के लिए जो आप कोई और लफ्ज यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। लेकिन इसके इट के यूज के अंदर एक चीज ये भी आती है कि अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आपने एक क्लॉज बयान की और जुमले के दूसरे हिस्से में उस एक लफ्ज की तरफ नहीं, उस पूरे सेंटेंस की तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो उस पूरे सेंटेंस को रेफर करने के लिए वो बेसिकली क्या होगी, वो नाउन क्लॉज होती। तो उस पूरी क्लॉज को रेफर करने के लिए भी आप जो है वो प्रोनाउन इट इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूँ ही डिजर्व्ड the punishment and he knew it। वो सजा का हकदार था और उसे इस बात का पता था। उसे किस बात का पता था? that he deserved the punishment। उसे इस सारी बात का पता था। तो अगर आप जुमले के अंदर एक क्लॉज लिखें और आप उसके बाद उस क्लॉज की तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो उसको रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है तो फिर अल्टीमेटली देखें वो बेजान चीज़ ही है ना एक सेंटेंस, तो वही विदाउट लाइफ वाला आ गया। तो उसको रेफर करने के लिए भी जो है वो इट प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कहाँ पे है? चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर टेम्पररी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इसका रूल है कि इट जो है वो जुमले के अंदर एक टेम्पररी सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। जुमले के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? वैसे सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो डूअर होता है, जो काम करने वाला है। एक ऐसा जुमला जिसके अंदर हमारे पास एक मेन सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन उस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि मेन सब्जेक्ट मौजूद है तो इट कैनॉट बी, मतलब इट इन्वर्टेड कॉमास में, इट कैनॉट बी अ कंप्लीट या मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो जब मेन सब्जेक्ट मौजूद है तो उस सूरत में अगर इट का इस्तेमाल होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये टेम्पररी सब्जेक्ट है।
तो इट कैन बी यूज्ड, इट मतलब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, इट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पररी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, मैं कहूँ इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। इसी तरह एक और सेंटेंस जैसे देखें, मैं कहूँ इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग। इसी तरह देखें, मैं कहूँ इट इज एन इल विंड दैट डज नोबडी गुड। ये बेसिकली सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। इट इज इजी, व्हाट इज इजी? इट। तो ये बेसिकली हमारे पास इस जुमले के अंदर हमने एक नाउन खुद से इंप्लॉयड किया जो इजी, व्हाट इज इजी, वट एवर इज इजी। तो उसके लिए जो हमने यहां पर यूज किया है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास मेन सब्जेक्ट कोई और वर्ड है, उसको इंप्लॉय करने के लिए हमने यहां पर इट का वर्ड यूज किया। इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग, व्हाट इज सर्टन? इट इज सर्टन। तो यहां पे बेसिकली ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये टेम्पररी, मेन सब्जेक्ट को खत्म करके जो है वो हमने यहां पर इंप्लाइड सब्जेक्ट लगा हुआ। इट इज एन इल विंड, अब यहां पर हमारे पास जो है वो मेन सब्जेक्ट आ गया। इट इज एन इल विंड, क्या है? वो खराब हवा, वो बेकार हवा जो सबका नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे जुमले जिसके अंदर मेन सब्जेक्ट कोई और होता है और इट जो है सिर्फ उस सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रही होती है, उसमें भी आप जो है वो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। चलो इरेज कर दूं जी, ऊपर से कर देता हूं मैं एक दफ़ा, ऊपर से कर दूं यहां से। ओके as an indefinite nominative of impersonal verb। आ जाए बेटा, आ जाए, एक मिनट है गुजरो। एज एन इनडेफिनिट नोमिनेटिव ऑफ इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है जी? एक ऐसा वर्ब जो डायरेक्टली आप नहीं परफॉर्म कर रहे, ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो आप नहीं परफॉर्म कर रहे लेकिन वो एक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं इम्पर्सनल वर्ब। तो अब जाहिर है वो इम्पर्सनल है क्योंकि वो आपका तो नहीं वर्ब है, आपका तो एक्शन नहीं है। तो अगर जुमले के अंदर कोई इम्पर्सनल वर्ब आ जाए, उस वर्ब की तरफ भी इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं वो हम करेंगे इट। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर नाउन मौजूद नहीं होता और प्रोनाउन इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब, क्योंकि ये वर्ब के तरफ इशारा कर रहा है। तो जब ये हमारे पास वर्ब इम्पर्सनल है, तो इस केस के अंदर जब एक इम्पर्सनल वर्ब से हम एक प्रोनाउन निकालते हैं तो वो प्रोनाउन भी फिर पर्सनल तो नहीं रह सकता ना, समझ आ रही है? वो प्रोनाउन भी फिर बन जाता है इम्पर्सनल। हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो उसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप जुमले के अंदर कोई इम्पर्सनल वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ जब इट एज ए प्रोनाउन आप यूज करते हैं तो वो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं रहता, वो बन जाता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं इट रेन्स, अब ये एक वर्ब मैं तो नहीं परफॉर्म कर रहा, ये वो एक्शन है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। इसी तरह इट स्नोज, अब यहां पर देखिए ये जो इट है बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ब, ये बारिश, इसकी तरफ इशारा करना है, ये वर्ब की तरफ इशारा हो रहा है कि ये हो रही। इसी तरह ये बर्फबारी हो रही, तो ये इम्पर्सनल वर्ब कहलाते हैं। तो इनसे, इनके साथ जब हम अपना प्रोनाउन इट यूज करते हैं तो ये भी बन जाता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये सिर्फ एक इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शन है कि इट जो है वो एज इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है वो जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इसी तरह देखें, हम कहें इट थंडर्स, वो गरजना,
तो ये हम तो नहीं काम कर रहे, ये एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है इट उस वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, नाउन की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो अगर एक ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब की तरफ इशारा कर रहा हो, इसका मतलब है वो वर्ब से लिया गया है, तो वो इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बन जाता है। आगे चलें जी। नेक्स्ट इसका रूल है कि इट इज़ यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, कि जुमले के अंदर हम कोई सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने जोर डालना कि नहीं तुम ही, मैं ही, हम नहीं, तो जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डाला जाता है तो उसके लिए भी फिर प्रोनाउन जो है वो इट इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी, ये देखें, इट इज यू हु वन, ये तुम ही हो जो जीते हो, तुम ही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम स्ट्रेस डालना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इट। इसी तरह इट इज आई हु फेल, ये मैं हूं जो फेल हुआ था, तो मैं हूं, तो अपने ऊपर जब स्ट्रेस डाला जा रहा है। इसी तरह ही, यू, वी, दे, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब आप स्ट्रेस डालना चाहते हैं कोई बात कहने के लिए, तो उसके लिए जो प्रोनाउन जो है वो फिर इट इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इनके लिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्फेसिस वर्ब, उसमें तो आप बिल्कुल शेल कर देंगे, तो अगर हम एम्फेसिस आ जाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नहीं, वो बेटा वो एक अलग बात है। वो तो आप जो है उसमें आप वर्ब के ऊपर एम्फेसिस डालते हो, ठीक। इसमें आप सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो, अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालना चाहते हो तो ये जो है वो फिर आप इट यूज़ करेंगे। अगर वर्ब के ऊपर एम्फेसिस डालना चाहते हो तो वो उसमें आप विल शेल को अगर उल्ट कर देंगे तो वो आपका, इसका मतलब है कि आपने उस एक्शन के ऊपर एम्फेसिस डाला है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर वेदर और टाइम, मौसम और वक्त का जिक्र करने के लिए जब जुमले के अंदर मौसम या वक्त का जिक्र करते हैं तो उसके साथ भी प्रोनाउन इट जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे इट इज़ समर, इसी तरह इट इज़ विंटर। मैं कहूँ इट इज़ अ फाइन डे टुडे, जी बिल्कुल सही, वो देखें, ये तो ऊपर चला गया ना, ऊपर हमने नहीं अभी पढ़ा, वो हमारे पास इम्पर्सनल वर्ब के साथ। अच्छा जी, इट इज़ 5 o'clock, तो मौसम और वक्त का जिक्र करने के लिए, उसको बयान करने के लिए भी उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट होता है। अब आपने देख लिया कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके अंदर ये तो आपको पता है कि आई कब यूज़ करेंगे, वी कब यूज़ करेंगे, या किसके लिए इस्तेमाल करना है, ही किसके लिए इस्तेमाल करना है, शी कब इस्तेमाल होगा। जैसे अब देखें, मैं कहूँ नाइमा इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, फुल स्टॉप, ही also helps its mother and does all the chores by themselves। अब ये जो एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ये पता नहीं जो 2 सेंटेंसेस जितने भी हैं, इसके अंदर गलतियां कहाँ पर हैं। ये देखें, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक फीमेल, तो नाइमा है, तो नाइमा के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज करना है वो ही तो नहीं यूज कर सकते, वो आएगा शी। तो ये होता है बेसिकली जो प्रोनाउन जो है, इट शुड एग्री विद द पर्सन, नंबर एंड जेंडर,
कि अगर फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है तो उसका प्रोनाउन भी आगे फर्स्ट पर्सन ही होना चाहिए, सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये, शी ऑल्सो हेल्प्स इट्स मदर। अब यहाँ पर इट्स तो गलत हो गया ना, इट्स तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा उसके मुताबिक, क्योंकि हमने पोजेशन शो करनी, उसकी माँ, हर मदर एंड डज ऑल द चोर्स बाय देमसेल्व्स। नहीं, अब ये देखें, ये देमसेल्व्स जो है ये हमने पहला तो थर्ड पर्सन जो है वो प्लूरल यूज कर लिया, जबकि चूंकि यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यहाँ पर जो है वो उसकी केस आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस भी, या उसकी रिफ्लेक्सिव केस। तो थर्ड पर्सन प्लूरल तो नहीं आएगा, ये आएगा बाय हर सेल्फ। तो अब ये तो आपको पता चल गया ना कि शी के साथ फिर कैसे आना चाहिए। इसी तरह ही के साथ सिर्फ असल मसला बनता है कि इट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी आपने देख लिए, 7-8 इसके रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। चलें, ये अब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो है ये हमारा पार्ट खत्म हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ प्रोनाउन, कि जुमले के अंदर ये प्रोनाउन जो हैं ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, कब सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं और कब ये प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। तो पहला इसका यूजेज जो है विद कोलेक्टिव नाउन। अगर जुमले के अंदर, क्योंकि प्रोनाउन ने किसी नाउन की जगह पर आना है ना, अब अगर जुमले के अंदर एक कोलेक्टिव नाउन आ गया, फिर आगे हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? सिंगुलर आएगा। तो अगर कोलेक्टिव नाउन ही प्लूरल है, कल बताया नहीं था मैंने आपको, अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं फिर वो प्लूरल सेंस में बेटा इस्तेमाल होता है। अगर एज ए होल, देखो ना यहाँ से एक ज़हन में कॉन्सेप्ट के, जब यूनिटी होगी, इकट्ठे होंगे तो एक हो जाएंगे, जब अलग अलग होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो जब एक होंगे यूनिटी होगी तो फिर सिंगुलर, अगर अलग अलग होंगे ज़्यादा होंगे तो फिर प्लूरल। तो अब इसका मतलब है कि जब हमने किसी कोलेक्टिव नाउन से अपना प्रोनाउन यूज़ करना है, तो अगर कोलेक्टिव नाउन जुमले के अंदर सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। तो यहां पर हमारे पास एक सिंगुलर आ गया, तो इसके साथ आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर, प्लूरल के साथ आगे हमारे पास प्रोनाउन भी प्लूरल। एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं द ज्यूरी फाइनली says in their judgment first। इस जुमले के अंदर एक हमने कोलेक्टिव नाउन यूज किया, वो क्या है, ज्यूरी। इसके साथ आगे जो हमने वर्ब यूज किया है वो है सिंगुलर, और फिर जब ज्यूरी कह रही है तो इसका मतलब सारे इकट्ठे मिलके एक ही बात कह रहे हैं ना, अपनी जजमेंट तो एक ही देंगे। तो यहां पे तो हमने इशारा कर दिया कि हमारे पास जो कोलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है। अब इसी सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन के लिए जब मैंने प्लूरल यूज किया है तो वो मैंने कर दिया देयर, तो फिर ये गलती होगी कि नहीं? सिंगुलर के साथ कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? और ज्यूरी, चूंकि ज्यूरी इटसेल्फ एक नॉन लिविंग एंटिटी है, तो नॉन लिविंग एंटिटी के लिए हम क्या करते हैं? तो यहां पर देयर नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए? इट्स आना चाहिए। चलें एक जरा सेंटेंस लिखें और मुझे बताएं कि इसको कैसे करेक्ट करते हैं। जी बेटा मुझसे पूछें। ओके, चलें सेंटेंस लिखें जरा। द ज्यूरी गेव डैश वर्डिक्ट। द ज्यूरी गेव डैश, आगे डैश डाल दें, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट देना VERDICT। अब यहां पर आपने ज्यूरी के लिए एक प्रोनाउन यूज करना है, वो क्या प्रोनाउन होगा? पहले तो मुझे बताएं कि इस जुमले के अंदर ज्यूरी सिंगुलर है क्या प्लूरल है? शाबाश, क्योंकि जब वो वर्डिक्ट दे रही है तो वो इसका एक ही फैसला सुना सकती है ना, तो जब सिंगुलर होगा तो फिर आगे उसका प्रोनाउन भी क्या होगा?
सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? इट्स। एक और सेंटेंस लिखें, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। ज्यूरी जो है वो अपने इन ओपिनियंस में इख्तलाफ रखती थी। अब इसका मतलब ये है, शाबाश, इसका मतलब है कि ज्यूरी इज नॉट टेकन एज ए सिंगुलर एंटिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द ज्यूरी हु हैव डिफरेंट ओपिनियंस। और इसके इसलिए सिंस वी आर यूजिंग ज्यूरी एज ए प्लूरल, उसके बाद हमारा वर्ब भी प्लूरल है। तो जब वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या मसला हुआ हमें? तो यहाँ पे तो फिर इट्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पर फिर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्लूरल इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव वही आना चाहिए ना। चलें एक और सेंटेंस लिखें। तो ये फिर ये गलत होना था। डिवाइड अगर होगी तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर डिवीजन हो गई, यूनिटी खत्म हो गई। तो जब यूनिटी खत्म हो जाएगी तो फिर तो आगे वर्ब भी हमेशा हमारा प्लूरल आएगा, सिंगुलर तो आ ही नहीं सकता जनाब। यूनिटी होगी तो वाज आएगा, यूनिटी नहीं है तो वर आएगा। ठीक है। द ज्यूरी वॉज वन एट दिस पॉइंट, ये लिखना नहीं है, मतलब वो एक थी, इसका मतलब यूनिटी हो गई, यहां पे वॉज आ सकता है। द ज्यूरी वर नॉट एट द सेम टेबल, इसका मतलब है कि वो सारे एक टेबल पे नहीं है, यहां पे वर आ गया। अगर वो एक टेबल पे होते तो वॉज होता। ठीक है। तो फिर यहां पर हमें गलती आ जाएगी। ये आगे जब वर्ब पढ़ेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब एग्रीमेंट कैसे आता है। चलें एक सेंटेंस लिखें ज़रा काइंडली जल्दी से, उसमें मुझे बताएं कि क्या आना चाहिए। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर, द कमिटी COMMI, the committee decided the matter before leaving dash seats। एवे ना, मेरी बात सुने, जल्दी नहीं करनी, वो और से पढ़ें कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है। हाँ एक मिनट जी। अब देखें, अब ये कमेटी बैठी है, कमेटी के अंदर देयर आर इंडिविजुअल्स। अब वो सारे इंडिविजुअल जो है वो एक सीट पे तो नहीं बैठे, एवरीबडी इज सिटिंग ऑन डिफरेंट सीट। तो हर इंडिविजुअल जब वो अपनी सीट से खड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स हु आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम या हु आर स्टैंडिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स। तो यहाँ पे एक पूरी कमेटी एक काम नहीं कर रही, द इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट जो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो फिर प्लूरल ही आना चाहिए, प्रोनाउन भी। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कमेटी डिसाइडेड द इशू बिफोर लिविंग देयर सीट्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी अपनी सीट जो है वो, क्योंकि कमेटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सीट्स हैं, कमेटी की कोई सीट नहीं है, इंडिविजुअल्स की सीट्स होती हैं। चलें ऑलराइट, नेक्स्ट रूल देखें जी आगे, बल्कि लिख लें, पहला हमने पढ़ लिया कलेक्टिव नाउन। अगला रूल क्या है? When two singular nouns are joined by and, pronoun will be plural। अगर हमारे पास, अभी हमने देखा कि देखें जी, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, प्लूरल होगा। तो अगर दो सिंगुलर आ जाएं और वो जुड़े हुए एंड के साथ, तो आगे फिर हमारा प्रोनाउन क्या आना चाहिए? फिर आगे हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए। एग्जाम्पल,
Aslam and Ahmed are good students. Full stop. He is praised by his teacher. He is praised by his teacher. हाँ मतलब एक सेंटेंस है ना, इसके फौरन बाद सेंटेंस ऐसे ही कंटिन्यू करना है. ही इज प्रेज्ड बाय हिज टीचर. अब इस ये जो आपने एक पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर गलती क्या है? क्योंकि ये जो ही प्रोनाउन आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? उनके लिए जो आपने पीछे यूज किए हैं ऐसे दो नाउन विच आर ज्वाइंट बाय एंड. तो व्हेन दो सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंट बाय एंड देन प्रोनाउन शुड बी प्लूरल. तो ये ही की बजाय क्या होना चाहिए? दे. तो दे आर प्रेज्ड बाय हिज नहीं, देयर टीचर. दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर होगा ना, फिर वो दे के साथ देर ही आएगा. तीसरा रूल, when two nouns are joined by and but they refer to same person thing, pronoun will be singular. अगर हम एंड के साथ दो नाउन जोड़ दें लेकिन वो दोनों नाउन बल्कि दो लोग नहीं हैं, दो चीजें नहीं हैं, असल में वो दोनों एक ही आदमी हैं, सेम कैरेक्टर है, तो फिर आप चूंकि आदमी तो एक है तो उसके साथ भी जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो प्रोनाउन भी हम जो है वो फिर सिंगुलर ही यूज करेंगे. जैसे देखें मैं कहूं माई फ्रेंड एंड नेबर, is negligent of their duties. मेरा दोस्त और हमसाया, इसका मतलब है अगर मैं यहां पर ये लिखता ना माई फ्रेंड एंड माई नेबर, फिर ये हो सकता था कि शायद हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त और मेरा हमसाया. ये एक ही गो में मेरा दोस्त और हमसाया, इसका मतलब है कि वही हमसाया है वही दोस्त है. अगर ये कहते हैं माई फ्रेंड एंड द नेबर, यहां पे भी द नेबर स्पेसिफाई हो गया. इसमें भी हम हो सकता है कि हम कहें कि मेरा दोस्त और वो हमसाया, तो यहां पे भी ये दो लोग हो गए, लेकिन एक गो में नहीं गए. माई फ्रेंड एंड नेबर, मेरा दोस्त और हमसाया, तो जब एंड के साथ जुड़े दो नाउन हो बट दे रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, तो उनके बाद जो उनका प्रोनाउन यूज करते हैं इट शुड बी सिंगुलर. लेकिन यहां इस जुमले में हमने क्या कर दिया? प्लूरल. तो ये तो गलत हो गया. तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल होता है, या चूंकि यहां पे आप फीमेल भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, तो आप यहां पर कहें हिज या फिर हर, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है. आप कुछ भी लिख सकते हैं ना. ये कल पढ़ा नहीं था, ये हमारे पास कौन सा जेंडर है नाउन का? ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है. और न्यूटर जेंडर वो होता है जो ना बंदा हो ना फीमेल हो. कॉमन जेंडर होता है जो मेल भी हो सकता है फीमेल, तो फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, नेबर भी हो सकते हैं. तो ये कॉमन जेंडर है, ऐसा जेंडर जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक ही दिन में भूल गए सब. ऑलराइट, चलें. हाँ, अगर ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया, अगर यहाँ पे कॉमा हो तो फिर भी इसका मतलब है कि अलग अलग है, क्योंकि ब्रेक आ गई, आपने पॉज डाल दिया, इसका मतलब बाद में आप किसी और चीज़ का जिक्र कर रहे हैं. तो अगर कॉमा भी आ जाए तो फिर भी इसका मतलब है ये दो लोग होंगे, ये एक नहीं रहेंगे. फिर इसी तरह देखें, जैसे एक डिश है वो हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है और वो दो नाम ही असल में एक डिश का है. जैसे मैं कहूँ फिश एंड चिप्स, ये फिश एंड चिप्स जो है ये हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है. जैसे ब्रेड एंड बटर, अब ये लगते तो बज़ाहिर दो हैं लेकिन ये बेसिकली है एक ही चीज़. हॉर्स एंड द कैरेज, तांगा रेड जिसे हम कहते हैं, वो होता तो एक ही है.
तो अब ये फिश एंड चिप्स, चूंकि ये एक है तो इसके लिए आगे जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी फेवरेट डिश, बिकॉज, या चले व्हेन दे आर सर्व्ड हॉट। अब इस जुमले के अंदर हमने क्या गलती की है? ये तो एक डिश है, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया वो मैंने प्लूरल यूज कर दिया। तो क्यों भाई? तो इसका फिर प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा? चूंकि एक नॉन लिविंग एंटिटी है तो इसके लिए हम जो है वो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जाहिर है ये भी चेंज हो जाएगा ना। वो तो फिर जब इट आएगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। ऑलराइट जी, नेक्स्ट रूल क्या है? ओके ईच या फिर एवरी, प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। ये जो आप सारे रूल्स अभी लिख रहे हैं ना, ये इनको याद रखना है, क्योंकि जब हमने आगे वर्ब के रूल्स करने हैं ना तो वो भी यही हैं कि अगर किसी के साथ प्रोनाउन सिंगुलर आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब भी फिर सिंगुलर ही आना चाहिए। जैसे अभी आपने पिछले सेंटेंस में बताया कि इट के साथ तो फिर इज आएगा। तो अगला है कि अगर हमारे पास जुमले के अंदर दो सिंगुलर नाउन आ जाएं और वो जुड़े हों ईच या एवरी के साथ, हैं तो दो, लेकिन उसके बाद भी फिर जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल लिखें, एवरी सोल्जर एंड सेलर, एवरी सोल्जर एंड सेलर must abide by, या चले अगर फॉलो लिखना तो must follow या must abide by their 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 rules। every soldier and sailor must abide by their rules। इसके अंदर गलती क्या की है हमने? their, क्यों? क्योंकि हमने एंड के साथ दो नाउन तो जोड़ दिए हैं, लेकिन इनके साथ चूंकि ईच या एवरी जैसा वर्ड एक नाउन के साथ जुड़ा हुआ है तो आगे फिर हमारा प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट चले जी, 5वें नंबर पे लिखें जरा, when two singular nouns are joined by or either or neither nor, pronoun will be singular। जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ नहीं, और के साथ, आइदर और के साथ या नाइदर नॉर के साथ जुड़े हों तो उसके बाद भी हमारा जो प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर आता है। पीछे तो हम एंड के साथ सारे पढ़ रहे थे ना, अब हमने देखा कि अगर दो नाउन जो हों दोनों सिंगुलर, ये शर्त है। अभी अगला रूल हम पढ़ेंगे प्लूरल वाला। अगर दो सिंगुलर नाउन इनसे जुड़ जाएं तो आगे हमारा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आना चाहिए। एग्जाम्पल लिखें, अहमद और नदीम या अली, जो भी आसान लगता है नाम लिख लें, दो नाम लिख लें आपने लोगों के। मस्ट लेंड देयर हैंड्स, मस्ट लेंड LEND मतलब मदद करना, हैंड, देयर हैंड, मस्ट लेंड LEND देयर हैंड मतलब अहमद या फिर नदीम को जरूरी तौर पर मदद करनी चाहिए। इसमें गलती क्या है? देयर
वो छोड़ो, अब दो सिंगुलर नाउन और के साथ जुड़े हुए हैं, आगे हम इनके लिए जो हमारा प्लूरल आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए, तो देर तो नहीं आ सकता। तो ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, तो उसकी पोजेसिव केस क्या होगी? हिज। तो ये हो जाएगा अहमद और नदीम मस्ट लेंड हिज हैट। हिम बेटा कैसे? हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने हिज कहा है, पोजेसिव केस हिज होती है। मस्ट लैंड, अगर मेरे से हिम बोला तो वो मेरी गलती है, मस्ट लैंड हिज हैंड। नेक्स्ट रूल करें जी। सर अगर हैंड के साथ दो नाउन जुड़े हुए, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, आगे यही जनाब करने लगे हैं। If a singular and a plural noun is joined by or either or, neither nor, and pronoun will be plural। अगर जुमले में हमारे पास दो प्रोनाउन हो, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो उनका प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। एग्जाम्पल लिखें, अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो उसमें फिर प्रोनाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल, आइदर द मैनेजर, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, और हिज असिस्टेंट्स, जो उसके असिस्टेंट्स हैं, do not want to do his duties। इस जुमले के अंदर देखें मिस्टेक कहां पर है? बेटा वो जो तुम कह रहे हो ना, वो बेसिकली है वर्ब से रिलेटेड। अच्छा ठीक है जनाब, पहली बात है कि मैनेजर के साथ आर लग गए जी, आर मैनेजर के साथ। ओके, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, या मैनेजर या उसके जो असिस्टेंट्स हैं। अब इसका मतलब है कि हमारे पास दो नाउन हैं, एक मैनेजर है और एक उसके असिस्टेंट्स हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो इनके लिए जो आगे हमने प्रोनाउन यूज करना है, इट शुड बी प्लूरल। तो यहां पे तो हमने प्रोनाउन यूज क्या किया है? सिंगुलर, तो ये गलत हो गया ना। तो थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो क्या होगा? देयर। बस थक गए? ज़्यादा हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमारे साथ अभी काफ़ी टाइम। चलें बेटा, दो रूल्स और कर लें। नेक्स्ट लिखें। चलें, अब मैं आपको बड़ी आसान सी एक चीज बताने लगा हूं। सातवें नंबर पे देखें, इफ देर आर, चलें, इफ देर इज फर्स्ट पर्सन in the sentence along with other pronoun persons, या पर्सनल प्रोनाउन लिख देते हैं, their pronoun will be according to फर्स्ट पर्सन।
if there is no first person but second and third, then pronoun will be according to the second person. इसका मतलब क्या है कि देखें, अगर एक जुमले के अंदर हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया आई, और हमने उसी जुमले के अंदर एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी यूज कर लिया, जैसे देखें मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, देखें यू एंड आई, ये हमने दो पर्सन यूज किए हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इनके लिए जुमले के अंदर आगे जो प्रोनाउन यूज करना है, यस, वो प्रोनाउन की कौन सी केस आएगी, वो अब इनके दरमियान प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल छोड़ दें, अब हम उससे आगे वो खत्म होगी कहानी। अब हम देखेंगे कि ये प्रोनाउन की केसेस अगर हमारे पास पर्सन्स के लिहाज से आ जाएं, तो अगर जुमले के अंदर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो हमेशा आगे जुमले के अंदर जो प्रोनाउन आएगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आएगा। कि जैसे फर्स्ट पर्सन का फिर क्या हो सकता है, या माई हो सकता है, या प्लूरल में क्या हो सकता है,